हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक गौतम और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक एकेडमिक स्टडी में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार जो है वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अगर अम्ल का क्रिया जब हम धातु के साथ कराते हैं तो वो क्या बनाता है, और अगर क्षार का अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और बाकी लवण के भी प्रकार वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप सभी का हम अपने वीडियो में स्वागत करते हैं और चलिए पढ़ते हैं कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा अम्ल, उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अम्ल है उसका क्रिया हम किससे करा रहे हैं, धातु से। ठीक है, धातु से अम्ल की क्रिया करा रहे हैं। ये जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस रिएक्शन में जब अम्लों से क्रिया कराया जाएगा धातु का तो लवण बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट एक लवण है, और H2 गैस बनेगा। जैसे जिंक है, जिंक एक धातु है जो कि सॉलिड रूप में है, और H2SO4 हम जानते हैं इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक्वस लिया गया है। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जा रहा है, जब एक साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो बन रहा है जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक लवण है। ठीक, और ये बन रहा है H2 गैस, और गैस बन के क्या हो रही है, निकल जा रही है, रिलीज हो जा रही है। ठीक है, तो जब भी हम क्रिया कराएंगे धातु का किससे, एसिड से, अम्ल से, तो हमेशा एक लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगले में देख लीजिए कि जब ये तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए देखें तो इसका भी जब हम सॉलिड जिंक से क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं किससे, HCl से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, फिर जिंक का नाइट्रिक एसिड से करा रहा है HNO3, तो क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट, ये भी एक लवण है, जिंक क्लोराइड ये भी एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस ये भी बना रहा है। मतलब हर चीज़, हर एक रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन गैस कॉमन है और एक लवण बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, एसिटिक एसिड से कराते हैं CH3COOH, तो जिंक है और एसिटिक एसिड ले रहे हैं, मतलब एसिटिक एसिड भी है और जिंक है, तो जिंक एसीटेट बना रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शन से हमको ये पता चल रहा है कि जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा एक लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, जब भी कोई भी धातु किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो हमेशा एक लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि धातु का क्रिया हम जब कराते हैं किससे, अम्ल से, तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। ठीक, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपके आता है कि अगर धातुओं का अभिक्रिया हम अम्ल से कराते हैं, मतलब अगर मेटल का अभिक्रिया हम किसी भी एसिड से कराते हैं तो हमेशा एक साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो इसमें आ सकता है आपके पेपर में कि जब भी किसी भी अम्ल का अभिक्रिया या किसी भी एसिड का अभिक्रिया हम जब भी किसी धातु से कराते हैं तो क्या बनाता है, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि वो हमेशा एक लवण बनाएगा और जिस धातु का होगा उसी धातु का लवण बनाएगा और हमेशा हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया अम्लों का अभिक्रिया किससे, धातु से। अब अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से हो और अम्ल का अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो, तब क्या होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि जब अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराया जा रहा है या अम्ल का अभिक्रिया धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराया जा रहा है, तब क्या हमको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी हम किसी भी अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराएंगे या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो दोनों समय हमें एक लवण मिलेगा, जल का अणु मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये हम किससे कराएं, सोडियम कार्बोनेट से, मतलब धातु के कार्बोनेट से जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभिक्रिया कराए, रिएक्शन कराए, तो हमें एक लवण मिला जो हमारा साधारण नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल मिला और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं, इसके अभिक्रिया हम जब कराए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो फिर क्या बनाया, साधारण नमक बनाया, मतलब सोडियम क्लोराइड बनाया, जल बनाया और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो जब भी किसी भी धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा क्या बनाएगा, एक लवण बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है। और इसके पहले कि जब भी हम किसी भी धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो हमेशा एक लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। ये दो चीज़ हो। इसी अभिक्रिया में एक आता है कि जब अम्ल और क्षार जब एक साथ क्रिया करते हैं, मतलब अगर कोई भी अम्ल है वो अगर किसी दूसरे क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो इससे अगर जब भी अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या होगा कि जब भी अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो एक लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है। लवण और जल बनने की अभिक्रिया को ही कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन किसके वजह से, कि जब भी अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के पश्चात जब वो लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। जैसा कि परिभाषा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, इसे ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक क्षार ले लीजिए, क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक अम्ल ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों जब भी एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा एक लवण बनाएगा NaCl और H2O। ठीक है। NaCl और H2O, ये क्या है, लवण है और ये क्या है, जल है। ये क्षार अम्ल एक दूसरे से जब अभिक्रिया कराए तो ये क्या बना, लवण और जल बना। तो इसी अभिक्रिया को कहेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जब भी एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो उससे साल्ट बनेगा और जल बनेगा, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। कि हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको अगले वीडियो में बता दें कि हाँ इसको हमने इसका ऐसे बताया गया है। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला है कि धात्विक ऑक्साइड के साथ जब हम अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनाएगा, तो जब भी हम धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो वो भी हमेशा एक लवण बनाता है और एक जल बनाता है। ठीक है। जब भी हम किसी भी धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा एक लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये बन रहा है कॉपर क्लोराइड और जल। तो ये अगर देखा जाए तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के जैसे लग रहा है कि लवण और जल बना रहा है, किसके अभिक्रिया से, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से। ठीक है। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे लग रहा है, तो इसलिए भी इसे भी कहते हैं कि धात्विक ऑक्साइड को बोलते हैं क्षारकीय ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड। मतलब इसमें कुछ क्षार का प्रॉपर्टी दिखता है जिसकी वजह से ये लवण और जल बना रहे हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, इसीलिए इसको बोलते हैं क्षारकीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड। ठीक है। अब है आगे कि अगर अधात्विक ऑक्साइड है उसका अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, अधात्विक, ये धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ, लेकिन अब अधात्विक ऑक्साइड का क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। अब जब भी हम किसी भी अधातु के ऑक्साइड का, अधातु जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये दोनों क्या है, अधातु है, और अधातु के ऑक्साइड से जब भी हम किसी भी क्षार का अभिक्रिया कराएंगे तो वो भी हमेशा एक लवण बनाएगा और जल बनाएगा। क्या बनाएगा,
एक लवण और जल। उसमें क्या था, जब धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल का विक्रिया करा रहे थे तो क्या बना रहा था, लवण और जल बना रहा था। इसमें है जब अधातु के साथ क्षार का विक्रिया कराएंगे तो भी क्या बनाएगा, लवण और बनाएगा क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये अधातु का ऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट बना रहा है और जल बना रहा है। ठीक, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक क्या है, क्षार है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ये क्या है, एक लवण है और उसके साथ एक जल बना रहा है। ठीक, इसमें है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड Na2SO3 बना रहा है और H2O बना रहा है। ठीक है, मतलब जल बना रहा है। तो ये है कि जब भी अधातु के साथ हम क्षार का विक्रिया कराएंगे तो वो भी हमेशा एक लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जब बताया था कि पीएच वैल्यू क्या होता है, तभी उसके आगे से ये बाकी था कि कुछ जो पदार्थ हैं जो हम लोग के दैनिक जीवन में यूज होते हैं उनका पीएच वैल्यू कितना होता है हमको मालूम होना चाहिए। पीएच वैल्यू मालूम रहेगा तभी तो बता सकते हैं कि हाँ ये अम्लीय है कि ये क्षारीय है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ पदार्थ हैं जिनका पीएच मान दिया है, उसका प्रकृति दिया है, नेचर दिया है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक है, उसका कलर भी दिया है कि जब पीएच का कलर उसका कितना क्या होता है। ठीक, तो उसके बारे में है। तो जैसे कि पहला है इसमें कि लार, जो लार है हम लोग के जो मुंह में आता है लार, वो खाने से पहले एक आता है और एक लार आता है खाने के बाद। ठीक है, तो खाने से पहले वाला जो लार है उसका कलर कैसा होता है, हल्का हरा होता है। उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। ठीक है, और उसका जो नेचर है वो क्या है, बेसिक है, मतलब क्षारकीय है। ठीक, क्या है, क्षारकीय है। दूसरा है लार खाने के बाद, जो खाने के बाद वाला जो लार आता है उसका कलर होता है हल्का पीला। कैसा होता है, हल्का पीला। उसका पीएच वैल्यू है 5.8, ये हो गया अम्लीय। अब देखिए, जो खाने से पहले है वो क्या है, क्षारकीय है, और जो खाने के बाद है वो क्या है, अम्लीय हो गया। ठीक है, तीसरा है नींबू का रस। जो हम लोग नींबू पीते हैं, मतलब जो भी नींबू हम यूज करते हैं उसका पीएच, उसका होता है रंग गुलाबी लाल। ठीक है, गुलाबी लाल, उसका पीएच वैल्यू होता है 2.5। और पीएच वैल्यू जहाँ हम जानते हैं कि अगर 7 से नीचे है, ठीक है, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय होता है। ठीक, और 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में। वैसे ही अब ये जो नींबू का रस है उसका पीएच वैल्यू 2.5, तो अब इसलिए ये हमेशा क्या होगा, अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा। ठीक है, अगला है गाजर का रस। अब जो गाजर का रस है उसका कलर होता है हल्का नारंगी, उसका पीएच होता है 4, और पीएच 4 जो है 7 से कम है, इसलिए क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अगला है कॉफ़ी। जो कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, ठीक है, या कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो पीते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पीते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो पीते हैं, आप लोग भी पीते होंगे, ज़रूर पीते होंगे। ठीक है, तो वो कॉफ़ी का भी पीएच होता है। ठीक है, तो जो कॉफ़ी है उसका है नारंगी पीला। क्या है, नारंगी पीला। उसका पीएच वैल्यू है 5, और ये क्या होगा, क्योंकि 7 से नीचे है इसलिए ये क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, तो आपको अगर कहीं जाते हैं मान लीजिए और वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा आ गया और तुम अगर पी रहे हैं आप कॉफ़ी, कोई पूछा कि बताइए जो कॉफ़ी है वो अम्लीय है, क्षारीय, माने एसिडिक है या बेसिक है, तो क्या बोल देंगे, एसिडिक है। क्यों, इसका पीएच वैल्यू है 5। ठीक है, आगे देखिए, आगे है टमाटर का रस। टमाटर का रस आप सभी ने देखा है। ठीक है, तो जो टमाटर का रस है, जो टमाटो जूस है, उसका कलर कैसा होता है, तो वो होता है गहरा नारंगी। कैसा होता है, गहरा नारंगी। आप लोगों ने टमाटर का जूस अगर देखा होगा तो उस जूस को देखिएगा तो हमें एकदम गहरा नारंगी आपको दिखाई देगा। अब जूस कैसे देखेंगे, बस ऐसे टमाटर काट के नहीं देखेंगे,
उसको अच्छे से जूस बनाएंगे तब वो कलर दिखेगा, ये गहरा नारंगी। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू है 4.1, इसलिए क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है नल का जल। नल का जल मतलब समझ रहे हैं, जो हम लोग घरों पे हैंडपम्प होता है। ठीक है, तो हैंडपम्प का जो वाटर आता है, जो हैंडपम्प का पानी है, उसका पीएच वैल्यू होता है 7 और उसका कलर होता है हरा। हमको ऐसे दिखाई नहीं देता है, उसका कलर पता नहीं चलता है, लेकिन जो नल का जो पानी होता है, जो हैंडपम्प का जो वाटर है, उसका पीएच वैल्यू होता है 7 और उसका कलर कैसा होता है, हरा। और 7 पीएच वैल्यू है, इसलिए वो ना ही अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। कैसा विलयन होगा वो, उदासीन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 1 MnOH। 1 M का मतलब है 1 मोल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना होता है, उसका कलर कितना होता है, तो इसका कलर होता है गहरा नीला बैगनी। क्या है, गहरा नीला बैगनी। इसका पीएच वैल्यू है 13 से 14 हो सकता है, या तो 13 होगा या तो 14 होगा, मतलब 13 से 14 के बीच में ये इसका पीएच वैल्यू होगा। और ये 13-14 है, मतलब एकदम ऊपर 7 से एकदम लास्ट 14 के आसपास है, तो इसलिए क्या हो गया, क्षारकीय हो गया। अब 1 मोल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, 1 M हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका कलर होता है लाल। कैसा होता है, लाल। इसका पीएच वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये एकदम नीचे आ गया, मैंने 7 से एकदम नीचे 1 पे 0 के आसपास। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो ये रहे कुछ पदार्थों के, उनका रंग, उनका पीएच वैल्यू, उनका नेचर, कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि उदासीन है। ठीक है, कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग कि कोई भी एग्जाम में पूछ आता है एक आध नंबर में, कि जैसे मान लीजिए कि टमाटर का रस है, ठीक, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है वो बताइए। कभी कभी आपके ब्लड का है, जो ब्लड का पीएच कितना होता है वो भी पूछ देता है। तो ब्लड का पीएच आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक, एक और चीज़ ले लीजिएगा, जो दही खाते हैं हम लोग, दही का पीएच कितना होता है ये भी हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, अब है कि जो अम्ल है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब अम्ल है या क्षार है, वो हमेशा 2 तरह का होता है। ठीक, एक स्ट्रांग एसिड और दूसरा वीक एसिड। वैसे ही एक स्ट्रांग बेस और दूसरा वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड मतलब प्रबल अम्ल और वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल। और वैसे ही स्ट्रांग बेस मतलब प्रबल क्षार, वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार। अब ऐसे जैसे नाम से हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि स्ट्रांग मतलब वो जो भी होगा, जो भी स्ट्रांग एसिड होगा वो काफ़ी ही रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसमें रिएक्शन करने का पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो वीक एसिड होगा उसमें रिएक्शन करने का पावर क्या होगा, कम होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। तो स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, क्या है, पहला स्ट्रांग एसिड, ठीक, और दूसरा क्या है, वीक एसिड। ठीक, वीक एसिड, इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। ठीक, इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब प्रबल अम्ल स्ट्रांग एसिड क्या होता है, तो स्ट्रांग एसिड वे एसिड होते हैं जो जलीय विलयन में, जल में जब घोला जाता है इसको, तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन में पूरी तरह से क्या होता है, टूट जाता है या आयनित हो जाता है। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन में पूरी तरह से आयनित हो जाता है या टूट जाता है, वो अम्ल क्या कहलाएगा, वो एसिड क्या कहलाएगा, स्ट्रांग एसिड। वो एसिड जो जल में घोलने पर अपने आयनों में, कौन से आयन में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन में, या तो हाइड्रोजन आयन में टूटेगा, जब जल में जाएगा तो वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन ही बनाएगा, तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन में टूट जाता है। उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं स्ट्रांग एसिड, ठीक है, मतलब प्रबल अम्ल। अब वीक एसिड क्या है, तो वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से माने हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन में नहीं टूट पाते हैं, उसे कहते हैं वीक एसिड, मतलब दुर्बल अम्ल, ठीक है। जैसे स्ट्रांग एसिड है, जैसे HCl है, इसका उदाहरण HCl, HNO3, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रांग एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है, ये भी क्या है, स्ट्रांग एसिड है। इसमें है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये है दुर्बल अम्ल, ये कम आयनित होता है जल में, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन कम देता है, इसलिए क्या है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड है। और ये पूरी तरह से जितना भी हाइड्रोजन होगा सारा हाइड्रोजन टूट के अलग हो जाएगा या हाइड्रोनियम आयन जल के साथ बना लेगा, इसलिए क्या है, स्ट्रांग एसिड है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रांग बेस क्या होता है और स्ट्रांग या और वीक बेस क्या होता है, ठीक। इसी को लिख सकते हैं। तो जैसे ये है, जैसे हमने अम्ल का बताया स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड, वैसे ही स्ट्रांग बेस और वीक बेस, ठीक। तो इसमें भी नाम से आपको पता चल रहा है कि ये भी जो स्ट्रांग बेस होगा वो एकदम स्ट्रांग होगा, मतलब वो काफ़ी रिएक्टिव होगा, और ये जो है वो काफ़ी कम रिएक्टिव होगा। इसमें है स्ट्रांग बेस क्या होता है, मतलब प्रबल क्षार क्या होते हैं, तो वे बेस मतलब वे क्षार जो जल में घोलने पर पूरी तरह से टूट कर या आयनित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रांग बेस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, स्ट्रांग बेस, जिसने जल में घोलने पर क्या करेगा, पूरी तरह से आयनित हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरी तरह से टूट जाएगा और हाइड्रॉक्सिल आयन देगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रांग बेस। और वैसे ही ये क्या होगा, इसको जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, ठीक है। वीक बेस, इसको जल में घोलेंगे तो पूरी तरह से आयनित नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं देगा, इसलिए क्या है, वीक बेस है। जैसे उदाहरण में इसका सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रांग बेस है, ठीक। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है, ये भी क्या है, स्ट्रांग बेस है, ठीक है। अब अगर वीक बेस की बात करें, ठीक है, तो वीक बेस में आएगा आपका अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH, ठीक है, अल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड AlOH का होल ट्वाइस, ये दोनों क्या है, वीक बेस है और ये स्ट्रांग बेस है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर बेसिसिटी बोले मैंने क्षारीयता बोले कि किसका क्षारीयता या किसका अम्लीयता अधिक है, तो उसका अगर हमको सीरीज बनाना हो, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है या जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है, इन दोनों में भी सबसे क्षारीय कौन है, इसके लिए हम एक सीरीज बना लेते हैं। जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है ये मोर बेसिक है किससे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड मोर बेसिक है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड मोर बेसिक है बेरियम हाइड्रॉक्साइड से, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया, मतलब यहाँ से अगर इधर आया जाए तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब नेचर ऑफ बेसिसिटी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम और उससे कम, मतलब सबसे ज़्यादा इन चारों में बेसिक कौन है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब है हेडिंग कि किसी क्षारक की अम्लीयता क्या होती है, ठीक है। क्षारक की अम्लीयता माने एसिडिटी या बेसिस। तो किसी भी क्षारक की अम्लीयता उस क्षार में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या, और वो हाइड्रॉक्सिल आयन क्या हो, प्रतिस्थापनीय हो, मतलब उसको डिस्प्लेस किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। तो दिया है कि किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या उस क्षार की क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। मतलब उस क्षार में
जितने भी हाइड्रॉक्सिल आयन है जिनको प्रतिस्थापित किया जा सके मतलब डिस्प्लेस किया जा सके, उसकी संख्या ही मतलब उस हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या ही वो क्या कहलाएगा, उस क्षार का अम्लीयता कहलाएगा। जैसे में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें देखा जाए तो हाइड्रॉक्सिल आयन कितने हैं, एक हैं, इसलिए इसका अम्लीयता भी क्या होगा, एक होगा। अगला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रॉक्सिल आयन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या है 2 हाइड्रॉक्सिल आयन है, तो इसीलिए इसका अम्लीयता कितना हो गया, एसिडिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला फेरिक हाइड्रोक्साइड है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इन दोनों में क्या है 3 हाइड्रॉक्सिल आयन है, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो जो भी क्षार होगा उसमें अगर जितने भी हाइड्रॉक्सिल आयन है उनकी संख्या ही उस क्षार का क्या कहलाएगा, अम्लीयता कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है कि लवण को अगर हम बनाएंगे तो किस तरीके से किस चीज़ से हम बना सकते हैं लवण को, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। अब अगर हमको लवण बनाना हो तो किसी भी धातु का अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किसी भी अम्ल का जब हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा क्या बनाएगा, एक लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जैसे जिंक धातु है उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक, तो इसमें पहला हम कह सकते हैं कि किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करा के। दूसरा है किसी भी धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल, मतलब साल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक, अगला हम कह सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से, कि जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से भी हम क्या बना सकते हैं, लवण बना देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनाएगा, जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है कि जब धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, वैसे इसमें है कि जब धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा एक लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे तरीक़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लवण का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब लवण बना सकते हैं, साल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हैं तो एक बार शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।